ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपवर्तन के बारे में, समतल पृष्ठ से अपवर्तन। इस कक्षा में हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? पहला नियम अपवर्तन का क्या कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है। सेकेंड लॉ जो है वो इम्पोर्टेंट है रिफ्रैक्शन का, जो कि हमारे बहुत काम आएगा। सेकेंड लॉ रिफ्रैक्शन का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, तो फटाक से सुनिए इसको। सेकेंड लॉ ये कहता है कि म्यू जो होगा वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द रेशियो ऑफ the sine of angle of incidence I and the sine of angle of refraction is always constant। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात, और वो निश्चित अनुपात हमको क्या देता है? म्यू देता है, म्यू, जिसे हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इस म्यू को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे चल के क्या, इसी समय में हम लोग इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानेंगे। स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी बोलेंगे। ओके, अब ये कांस्टेंट कैसे होता है? तो आंसर है, अगर सपोज ये कोई सरफेस है, ये दो मीडियम है। ठीक है, एक मीडियम एक मीडियम एयर हो गया और दूसरा मीडियम हो गया ग्लास। कोई लाइट रे एयर मीडियम से इंटर करती है, इंसिडेंट होती है। ये क्योंकि इंटरफेस है, अंतरापृष्ठ है, और जहाँ पे मीडियम बदलता है वहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल। यहीं से मीडियम को बदलना है, एयर से ग्लास में जाना है, वायु से किस में जाना है? कांच में जाना है। तो ये बन गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ ये वाला है, बट ये लाइट रे ऐसे रेडिएट हो गई। तो नॉर्मल और ये वाली लाइट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। मतलब ये अपवर्तित किरण हो गई और ये आपतित किरण हो गई। ठीक है, इसमें एरो बनाना जरूरी है। देखिए, रे का मतलब ही एरो होता है। अगर आपने किसी लाइन पे एरो बना दिया, दैट मीन्स आप रे को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने ये एरो नहीं बनाया तो ये रे नहीं कहला के क्या कहलाएगी? एक लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। तो इस आई और आर का जब आप साइन निकालोगे तो ये आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। सपोज अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का होना चाहिए? 60 का। अगर ये 45 का है तो ये 90। अगर ये 20 है तो ये 40। हर समय आप देखोगे कि म्यू आपको कितना मिलेगा? साइन 30 अपॉन साइन 60। ठीक है, सॉरी, सीधा हम आई और आर को ही रख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 30 अपॉन 60, 45 अपॉन 90, 20 अपॉन 40, तो ये 1/2, ये 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये वैल्यू आपको हमेशा, ये वैल्यू किसकी है? 1/2, ये म्यू की वैल्यू है। ये हमेशा आपको क्या देगा? एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना? अच्छा, लेकिन कंडीशन ये कहता है कि इसी को बेटा स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये बात सही कब होगी? म्यू कांस्टेंट कब होगा? तो आंसर है ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। ठीक है, मतलब जो आपको माध्यम दिया हुआ हो वो निश्चित हो।
निश्चित हो मतलब आप जैसे एयर और ग्लास लिए हैं, वायु और कांच लिए हैं, तो ये वायु और कांच के लिए ही ये कांस्टेंट सही है। अगर आप मीडियम बदलेंगे तो ये कांस्टेंट भी बदल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो स्नेल्स लॉ में गिवन पेयर ऑफ मीडिया एक लाइन और ऐड होती है, ठीक है। बट डेफिनेशन स्नेल्स लॉ का भी वही होगा, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट अगर स्नेल्स लॉ में इसी चीज को हम बोले तो इतना बोलने के बाद एक नया शब्द, एक नया सेंटेंस इंक्लूड करना उसमें, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। एक निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इससे। दूसरा इसको समझने का तरीका ये है कि जैसे म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर है, तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है आई और आप उसको किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लाइक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मालूम है, ठीक है। जैसे सपोज ये 30 डिग्री का है तो साइन 30 कितना, साइन 30 अपन 1.5 कर दीजिए। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1.5। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपको साइन आर की वैल्यू जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिवाइड करेंगे तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाता है। तो ये दूसरा तरीका है इसको समझने का। एक तरीका ये हो गया कि इन दोनों का रेशियो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। दूसरा चीज, अगर आपको साइन आई पता है और आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप आर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करके। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? तो आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट होती है। अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक कैसा होता है? अलग अलग होता है। सपोज एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, वाटर के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग है और डायमंड के लिए अलग है, ठीक है। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, म्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा लाइट में जो है वो मीडियम बेंड करेगा। तो किसी भी मीडियम के लाइट को बेंड करने के कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी माध्यम कितना ज़्यादा प्रकाश की किरण को मोड़ सकता है, उसके मोड़ने की क्षमता ही उस माध्यम का क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। अब हम सपोज 4 मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं। वो 4 मीडियम है एयर, वाटर, ग्लास और डायमंड। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। सबसे ज़्यादा लाइट को ये बेंड करता है, ये इतना ज़्यादा लाइट को बेंड कर देता है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है और डायमंड के अंदर ही अंदर घूमने लगती है। और डायमंड के अंदर अगर लाइट रह जाएगी तो डायमंड शाइन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है। हीरे में आपतन कोण कुछ इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। तो अपवर्तन होने की बजाय क्या होने लगता है? परावर्तन। तो सारी की सारी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल सकते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सारी की सारी रेस कहाँ रह जाती है? डायमंड के अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से डायमंड ज़्यादा शाइन करता है। तो जो लाइट को जितना ज़्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। तो ये था स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इसी को सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं और इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी का नाम है अपवर्तनांक। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और यही किसी माध्यम की विशेषता भी होती है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।